नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र लीलड़ एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अपन जो है आज के वीडियो में पढ़ेंगे चौहान वंश का इतिहास। हालांकि चौहान वंश लगभग संपूर्ण उत्तरी भारत के अंतर्गत था, लेकिन अपन राजस्थान पुलिस की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उनको पढ़ेंगे और उनमें पहला अपन पढ़ेंगे अजमेर के चौहान वंश को। मित्रों, वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और जैसे जैसे आपको जहां कहीं पे भी दिक्कत हो हमें बताते रहिएगा, हम आपको जो है उसका सॉल्यूशन देते रहेंगे। इसलिए वीडियो को आप पूरा देखिएगा। आज अपन पढ़ेंगे चौहान वंश के इतिहास और चौहान वंश के इतिहास के अंतर्गत अजमेर विशेष के जो चौहान हैं केवल हम उनको यहाँ पर लेंगे। सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि अजमेर के जो चौहान हैं उन चौहानों की जो है उत्पत्ति कहाँ से होती है, यानी वो कहाँ से आते हैं और उनका जो है कौन सी जगह पर राज करते हैं। तो मित्रों, चौहान वंश की उत्पत्ति के बारे में कुछ अलग अलग इतिहासकार अलग अलग सिद्धांत देते हैं। उनमें से मुख्य रूप से 5 सिद्धांत अपन पढ़ेंगे। पहला सिद्धांत है आपका कि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जो ये चौहान हैं उन चौहानों की उत्पत्ति जो है अग्नि कुल से हुई है, यानी कि अग्नि वंशीय है। तो अग्नि वंश का सिद्धांत क्या कहता है? ये अग्निवंश का सिद्धांत तो देखिए, इसमें अग्निवंश के सिद्धांत में देखें मित्रों, अग्निवंशी सिद्धांत के अंतर्गत सबसे पहले तो इस सिद्धांत की जो है व्याख्या कहाँ से की गई, इसका स्रोत क्या है। ऐसे इतिहासकार हवा में तो बातें करते नहीं है, कुछ ना कुछ तो उनका स्रोत होगा। तो स्रोत है इनका अग्निवंशी सिद्धांत का एक इतिहासकार हुए हैं चंदबरदाई। कौन हुए हैं मित्रों? चंदबरदाई ने जो है मित्रों अपनी एक पुस्तक लिखी है, एक अपना ग्रंथ लिखा है। ग्रंथ का नाम क्या है? वो है आपका पृथ्वीराज रासो। क्या है मित्रों? पृथ्वीराज रासो नामक इन्होंने अपना एक ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ के अंतर्गत ध्यान दें मित्रों, इन्होंने कहा कि जो ये चौहान है उनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है, यानी कि ये चौहान अग्निवंशीय चौहान माने जाते हैं। और उन्होंने एक कहानी भी बताई और उन्होंने कहा कि एक ऋषि हुए थे, ऋषि वशिष्ठ। ऋषि कौन हुए हैं? ऋषि वशिष्ठ हुए हैं। ऋषि वशिष्ठ ने क्या किया? जो अपने सिरोही के अंतर्गत आबू पर्वत है, इस आबू पर्वत पर इन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ के अंतर्गत जो है जब आहुति दी और आहुति से जो है ऐसा माना जाता है कि 4 जो है क्षत्रिय पैदा हुए। 4 क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई। वो 4 क्षत्रिय कौन कौन से थे? तो ध्यान देना, 4 क्षत्रिय थे आपके। पहला चौहान, दूसरा है आपका चौहान के बाद चालुक्य है, दूसरा चौहान चालुक्य, तीसरा है आपका परमार, चौहान चालुक्य परमार, और नंबर 4 की बात की जाए मित्रों तो नंबर 4 है आपके कौन? प्रतिहार। ये 4 जो है शासक, क्षत्रिय शासक बताए जाते हैं, कुल बताए जाते हैं, 4 क्षत्रिय कुल जो बताए जाते हैं और इनकी उत्पत्ति मानी जाती है अग्निवंश से, जिसका जो है समर्थन कौन करते हैं, इसकी व्याख्या कौन करते हैं? चंदबरदाई। अगर मित्रों अग्निवंश के जो इस सिद्धांत का जो समर्थन करने वाले इतिहासकारों की बात की जाए कि किन किन इतिहासकारों ने इनका समर्थन किया है, तो पहला नाम आता है आपका मुहणोत नैणसी। पहला नाम क्या आता है? मुहणोत नैणसी, जिसने नैणसीरी ख्यात आपने पढ़ी होगी, उसके बारे में उन्होंने लिखा था। अब अगर बात करें दूसरे इतिहासकार जो सूर्यमल मिश्रण है, सूर्यमल मिश्रण, इन्होंने क्या किया? अग्निवंशीय सिद्धांत का जो है समर्थन किया है। तो मित्रों, ये था आपका अग्निवंशीय सिद्धांत। अब मित्रों बात करते हैं अपन नेक्स्ट सिद्धांत की, और नेक्स्ट सिद्धांत के अंतर्गत बताया जाता है
दूसरा जो इतिहासकार बताते हैं, पहला तो अग्निवंशीय बताते हैं, दूसरे बताते हैं कि ये जो कुल है वह विदेशी है। वो कौन है? विदेशी है। चौहान जो है विदेशी है। ऐसा कहने वाले कौन हैं? तो ऐसे कहने वाले हैं आपके कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने जो है ऐसा कहा था। और किसने कहा ऐसा? तो ऐसा कहा है विलियम क्रुक ने। किसने कहा मित्रों? विलियम क्रुक। विलियम क्रुक ने जो है उन्होंने भी समर्थन किया कि वास्तव में ये अग्निवंशीय चौहान नहीं है, ये चौहान तो जो है हमारे विदेशी शासक हैं, भारत के शासक नहीं है। बात करें अगर अपन तीसरे नंबर की, इतिहासकार इनको क्या मानते हैं? तो इनको मानते हैं सूर्यवंशी। क्या मानते हैं मित्रों? सूर्यवंशी मानते हैं इनको। सूर्यवंशी के अंतर्गत जो है ऐसा कहने वाले कौन कौन हैं? तो ऐसा कहने वाले इतिहासकार अपने भारत के हैं और वो हैं पहले नंबर पर गौरी शंकर। और बात करें गौरी शंकर हीराचंद ओझा। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि ये जो है चौहान ये तो सूर्यवंशी है। कौन है मित्रों? गौरी शंकर हीराचंद ओझा है। इन्होंने कहा कि भाई ये तो सूर्यवंशी है। तो फिर इन्होंने जो है इनके अलावा और इतिहासकारों ने क्या कहा कि और इतिहासकारों ने कहा कि ये सूर्यवंशी नहीं है, ये तो चंद्रवंशी है। कैसे है मित्रों? चंद्रवंशी है। तो चंद्रवंशी बताने वाले बात करें अपन, सोर्स क्या है, क्या स्रोत है, किस स्रोत की वजह से हम कहते हैं कि जो चौहान है वह चंद्रवंशी है? तो ऐसा हमें जो है मित्रों एक शिलालेख से जो है जानकारी मिलती है और वह शिलालेख कौन सा है? हासी। हासी शिलालेख के अनुसार ऐसा हमें प्रतीत होता है कि ये जो वंश है चौहान वंश, इसकी उत्पत्ति जो है चंद्रवंशीय मानी जाती है। और मित्रों ध्यान दें, ये हासी शिलालेख कहाँ पे है? ये पूछ लिया जाए आपसे तो बताना है आपको कहाँ पर? हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में है मित्रों क्या? हासी शिलालेख। अब मित्रों बात करें अपन नंबर 5 की, जो इनके उत्पत्ति के बारे में बताते हैं। तो इनकी उत्पत्ति के बारे में 5वें नंबर इतिहासकार बताते हैं कि ये वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण इनको बताया जाता है। ठीक है मित्रों। अब वत्स गोत्रीय ब्राह्मण इनको कौन कौन बताते हैं? क्या सोर्स है कि इनको वत्स गोत्रीय कहा गया है? तो इनके लिए सोर्स है मित्रों वत्स गोत्रीय ब्राह्मण के लिए जो अपना शिलालेख है, बिजोलिया अभिलेख है, उस बिजोलिया शिलालेख से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। बिजोलिया शिलालेख कहाँ पे है? आपको पता होगा। बिजोलिया शिलालेख जो है वो आपके भीलवाड़ा में है, बिजोलिया नामक जगह पर है। ठीक है मित्रों। तो ये हो गया आपका 5 जो है अलग अलग इतिहासकार इनको जो जो उत्पत्ति बताते हैं वो हो गई आपकी ये। मित्रों बात करें अपन बिजोलिया शिलालेख की, तो बिजोलिया शिलालेख जो है मित्रों उसकी बात करें तो सबसे पहले हमें कब जानकारी प्राप्त हुई? तो 1170 ईस्वी में। 1170 ईस्वी में जो है हमें इसकी जानकारी होती है बिजोलिया शिलालेख की। कहाँ स्थित है? तो ये मित्रों बिजोलिया शिलालेख जो है वह है आपके पार्श्वनाथ मंदिर के पास। पार्श्वनाथ मंदिर के पास में ही स्थित है क्या? बिजोलिया का शिलालेख। मित्रों बिजोलिया का शिलालेख पार्श्वनाथ मंदिर के पास स्थित है। अब अगर बात कर दी जाए कि इस शिलालेख के लेखक कौन हैं, इस शिलालेख के जो लेखक हैं वो लेखक कौन है? बहुत इम्पोर्टेंट है मित्रों। यहाँ पे आप अपनी कॉपी में जो है इम्पोर्टेंट लिख दीजिएगा क्योंकि लेखक पूछा जा सकता है। बिजोलिया शिलालेख के जो लेखक हैं वह है गुणभद्र। कौन है मित्रों? गुणभद्र, जिसने बिजोलिया शिलालेख का लेखन किया था। ये तो हो गई मित्रों क्या? अपने उत्पत्ति हो गई। किसकी उत्पत्ति? ये हो गई आपके चौहान वंश की उत्पत्ति। और चौहान भी कहाँ के? अजमेर के, है ना, शाकंभरी के चौहान। अब मित्रों देखें आगे थोड़ा सा अपन बढ़ते हैं
और उत्पत्ति के बाद अपन जो है स्थान देखते हैं कि स्थान क्या है इनका, है ना। अब अपन ने उत्पत्ति पढ़ ली, 5 अलग अलग मतभेद पढ़ लिए अपन ने, और पांचों के जो सोर्स थे उनको अपन ने पढ़ लिया है। अब अपन देखते हैं कि बिजोलिया शिलालेख जो चौहान वंश है, उस चौहान वंश की जो उत्पत्ति स्थल है, चौहान वंश की जो उत्पत्ति स्थल है वह क्या है। उत्पत्ति स्थल, उत्पत्ति स्थल की बात करें मित्रों तो उत्पत्ति स्थल मानी जाती है क्या, वो मानी जाती है आपके सपादलक्ष। किसको माना जाता है? सपादलक्ष को माना जाता है। सपादलक्ष जो है मित्रों वो कहाँ पर है? तो सपादलक्ष जो है मित्रों वह अपनी जो सांबर झील है, सांबर झील है, उस सांबर झील के जो आसपास का जो क्षेत्र है, सांबर झील का आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? सपादलक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है मित्रों? सपादलक्ष कहलाता है। सपादलक्ष सांबर झील के आसपास का क्षेत्र। अब बात करें मित्रों चौहान वंश के जो शासक थे उनकी जो राजधानी थी, राजधानियां बड़ी इंपॉर्टेंट है मित्रों, इसलिए राजधानियों का भी ध्यान रखना। किसने दिल्ली बनाया, किसने अजमेर बनाया, वो थोड़ा सा आप ध्यान रखें यहाँ पे। तो जो अजमेर के चौहान वंश की जो राजधानी थी वो थी आपकी अहिछत्रपुर। क्या थी मित्रों? अहिछत्रपुर। और ये अहिछत्रपुर जो है वो कहाँ पे है? तो वो है आपके नागौर के अंदर में, यानी वर्तमान का जो नागौर है उसे प्राचीन काल में अहिछत्रपुर कहा जाता था। नागौर का प्राचीन नाम हो गया अहिछत्रपुर। तो अब मित्रों अपन जो है चौहान वंश के जो प्रतापी शासक हुए थे अजमेर के अंतर्गत, उन चौहान वंशीय शासकों को लेते हैं, और उन चौहान वंशीय शासकों में अपन पहला जिसे लेंगे वो है आपके कौन? वो है आपके वासुदेव। वासुदेव चौहान पहला शासक, वासुदेव चौहान। अब देखें मित्रों वासुदेव चौहान के बारे में हमें जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है और क्या क्या जानकारी मिलती है, थोड़ा सा यहाँ पे ज़रूर देखिएगा। देखें चौहान वंशीय शासकों में जो अपना पहला शासक है उसकी जानकारी हमें मिलती है बिजोलिया शिलालेख से। किससे मिलती है मित्रों? बिजोलिया शिलालेख से मिलती है। और बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार जो है मित्रों ऐसा कहा जाता है कि जो वासुदेव चौहान है, वासुदेव जो चौहान है वो चौहान वंश का संस्थापक है। के अनुसार जो अजमेर के जो चौहान हैं उन चौहान वंश का क्या है? संस्थापक है। चौहान वंश का क्या है मित्रों? चौहान वंश का संस्थापक है। कौन? वासुदेव चौहान। और मित्रों बात की जाए अपना जो है बिजोलिया शिलालेख के अनुसार जो है चौहान वंश के शासक वासुदेव की, तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार जो है ऐसा माना जाता है कि वासुदेव जो चौहान है उसने सांबर झील का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण करता, सांबर झील का निर्माण करता जो है, निर्माण करता वो कौन है? आपके वासुदेव चौहान। ठीक है मित्रों, ये तो हो गए आपके पहले शासक यानी संस्थापक हो गए वासुदेव चौहान। अब बात करें अपन नेक्स्ट शासक की जिसके अंतर्गत नाम आता है गुवक का। किसका नाम आता है मित्रों? गुवक का नाम आता है। अब गुवक कौन है? तो यहाँ पे देखें कि जो गुवक है चौहान वंशीय शासकों के अंतर्गत वह प्रथम स्वतंत्र चौहान शासक था। वह प्रथम स्वतंत्र राजा माना जाता है। संस्थापक तो माने जाते हैं वासुदेव चौहान, प्रथम स्वतंत्र राजा माना जाता है कौन? गुवक। ऐसा कहा जाता है कि गुवक से पहले
जो चौहान वंशीय शासक थे वो चौहान वंशीय शासक प्रतिहारों के क्या थे, सामंत थे। यानी कि ध्यान दें मित्रों, चौहान शासकों के चौहान शासक प्रतिहारों के चौहान शासक जो थे मित्रों वह प्रतिहार शासकों के प्रतिहार कौन थे, सामंत थे। प्रतिहार शासकों के सामंत माने जाते थे। लेकिन गुहक ने जो है इनकी अधीनता को मानने से जो है इनकार कर दिया, इनकी अधीनता स्वीकार नहीं की और इसने जो है अजमेर हरियाणा का जो क्षेत्र है मित्रों, अजमेर से लेकर के हरियाणा तक का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र तक इसने क्या कर लिया, उस क्षेत्र को जीत लिया और अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। अब बात करें मित्रों नेक्स्ट, जो वासुदेव चौहान के बाद में जो नेक्स्ट चौहान शासक गुहक के बाद जो नेक्स्ट चौहान शासक पढ़ेंगे अपन, वो पढ़ेंगे आपके अजय राज। किसको पढ़ेंगे मित्रों, पढ़ेंगे अपन अजय राज को। अब देखें मित्रों, अजय राज के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, क्या है अजय राज के बारे में जो है विशेष। तो सबसे पहले अपन इनका विशेष पढ़ते हैं, इनके पिता को। अजय राज के पिता कौन थे, तो अजय राज के पिता थे मित्रों पृथ्वीराज प्रथम। पृथ्वीराज प्रथम ने इनके वो पिता थे पृथ्वीराज प्रथम। अजय राज जो है मित्रों, ये अजय राज 1113 ईस्वी में 1113 ईस्वी में इसने अजमेर नगर की स्थापना की। 1113 ईस्वी में अजमेर यानी कि उस समय का नाम था अजय मेरू नगर की स्थापना की है, नामक नगर की क्या की है, इसने स्थापना की है। ठीक है मित्रों, अजमेर नगर की इसने स्थापना कर दी। और इसके बारे में विशेष ये माना जाता है कि जो अजमेर नगर जो है, इस अजमेर नगर के अंतर्गत जो तारागढ़ का जो किला है, कौन सा किला मित्रों, तारागढ़ नामक जो किला बना है, उस किले का क्या करवाया इसने, किले का निर्माण करवाया। किसने करवाया, अजय राज चौहान ने करवाया। किसने करवाया मित्रों, अजय राज चौहान ने करवाया। और ऐसा माना जाता है मित्रों कि अजय राज एक प्रतापी शासक था। इस अजय राज प्रतापी शासक ने क्या किया कि जो गहड़वाल थे, जो गहड़वाल वंश जो था, इस गहड़वाल वंश से दिल्ली को छीन लिया था। दिल्ली को क्या कर लिया, दिल्ली को छीन लिया। ठीक है मित्रों, दिल्ली को क्या कर लिया इन्होंने, छीन लिया। अब मित्रों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको जो है बार बार नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आशा करता हूं। तो अब बढ़ते हैं अपन आगे, जो चौहान वंशीय प्रतापी शासक हैं उनके बारे में। तो आपसे मित्रों बार बार कह रहा हूं, वीडियो कैसा लगा हो, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, है ना। अब मित्रों पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट प्रतापी शासकों के अंतर्गत। अपन ने जो है अजय राज तक पढ़ लिया, जिसने 1113 ईस्वी में क्या कर दिया, 1113 ईस्वी में अजमेर नगर की स्थापना कर दी। अब मित्रों अजय राज के बाद जो प्रतापी शासक आते हैं वह कौन आते हैं, तो वो आते हैं आपके अर्णोराज। क्या नाम आता है इनका, अर्णोराज चौहान। अब अर्णोराज चौहान के बारे में मित्रों ध्यान क्या क्या रखना है अपने को, तो वो देखें यहाँ पे अर्णोराज चौहान के बारे में। मित्रों अर्णोराज चौहान जो है इसके समय में क्या क्या बना है, तो पहला बना है कि जो पुष्कर जगह जो है,
पुष्कर का जो सुप्रसिद्ध अजमेर का जो पुष्कर जगह है, उस पुष्कर के अंदर सुप्रसिद्ध जो वहाँ का एक मंदिर बना है वराह मंदिर, इस वराह मंदिर का इन्होंने क्या करवाया, निर्माण करवाया। वराह मंदिर का क्या करवाया मित्रों, निर्माण करवाया। किसने करवाया, अर्णोराज चौहान ने करवाया। अब मित्रों और बात की जाए अपने, तो इनके समय में जो है एक अजमेर के अंदर एक कृत्रिम झील बनी थी जिसका नाम क्या था, आना सागर झील। आना सागर झील जो है मित्रों कृत्रिम झील, इस झील का क्या करवाया, इसने निर्माण करवाया। किसने करवाया निर्माण, अर्णोराज चौहान ने जो है आना सागर झील का निर्माण करवाया। मित्रों ये जो आना सागर जो झील है उसके समय में जो है मित्रों मुगल काल के अंतर्गत ये बड़ी इंपॉर्टेंट रही है। मुगल काल के समय किस प्रकार से जो है इंपॉर्टेंट रही, तो ध्यान दें, ये जो आना सागर झील है, इस झील के प्रांगण में, झील के जो प्रांगण है, झील का जो प्रांगण है, उस प्रांगण में, झील के प्रांगण में स्थित एक जगह है जिसे कहा जाता है दौलत बाग। क्या कहा जाता है, दौलत बाग कहा जाता है। इस दौलत बाग का जो निर्माण करवाया है, दौलत बाग, इसका दौलत बाग का निर्माण करवाया है किसने, निर्माण करवाया है मुगल सम्राट जहांगीर के द्वारा। किसके द्वारा, जहांगीर के द्वारा निर्माण करवाया गया है। ठीक है मित्रों, जहांगीर के द्वारा इसका क्या करवाया, निर्माण करवाया गया। मित्रों ये जो दौलत बाग है, इस दौलत बाग का वर्तमान नाम क्या है, दौलत बाग का वर्तमान नाम पूछ ले आपसे, तो वर्तमान नाम है आपका क्या, सुभाष उद्यान। क्या नाम है मित्रों, सुभाष उद्यान नाम है इसका। किसका, दौलत बाग का। और मित्रों जो है मुगल काल के समय में आना सागर झील कैसे इंपॉर्टेंट रही है, तो थोड़ा सा देखें कि जो ये आना सागर झील है, इस झील के किनारे, झील के किनारे पर, झील के किनारे जो है मित्रों संगमरमर की, किसकी, संगमरमर की, संगमरमर की 5 बारादरियों का निर्माण करवाया गया। संगमरमर की जो है 5 बारादरियों, 5 बारादरियों का क्या करवाया, निर्माण करवाया। संगमरमर की 5 बारादरियों का निर्माण करवाया है। और निर्माण किनके द्वारा करवाया गया है, तो वो मित्रों जहाँ कहीं पे भी संगमरमर आए वहाँ ध्यान रखना, संगमरमर जो है, संगमरमर से संबंधित जब भी मुगल सम्राट पूछ लिया जाए तो उस समय नाम याद रखना किसका, शाहजहाँ का। शाहजहाँ के द्वारा जो है मित्रों संगमरमर की जो है 5 बारादरियों का क्या करवाया गया है, निर्माण करवाया गया। ठीक है मित्रों, लेते हैं अपन नेक्स्ट जो है शासकों, अजमेर के चौहान वंश के शासकों में, और सबसे इम्पोर्टेंट भी कहूँगा मैं उसको, जिसमें एक चपरासी से लेकर के RSIS लेवल तक का जो है इसमें प्रश्न पूछ लिया गया है, इससे संबंधित प्रश्न पूछ लिया गया है। तो अब अपना जो है नेक्स्ट शासक जो है मित्रों वो है विग्रराज चतुर्थ। इंपॉर्टेंट है, विग्रराज चतुर्थ। विग्रराज चतुर्थ के अंतर्गत देखें मित्रों क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट में देख लें आप 1153 से लेकर के 1160 ईस्वी तक, 1163 ईस्वी तक इन्होंने क्या किया है, शासन किया है। 1153 से लेकर के 1163 ईस्वी तक इन्होंने अपना शासन काल
किया था। तो मित्रों अपना जो है विग्रहराज चतुर्थ के बारे में पढ़ें तो उसके लिए सबसे पहले अपन इनकी देखते हैं उपाधियां। क्या देखते हैं? इनकी उपाधियां विशेष है मित्रों। उपाधियों से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। विग्रहराज चतुर्थ की उपाधियों के अंतर्गत देखा जाए तो पहली इनकी उपाधि है कवि बांधव की उपाधि। इनको कवि बांधव भी कहा जाता है। दूसरे इनकी उपाधि देखी जाए तो इनकी उपाधि है मित्रों विशल देव। क्या है इनकी उपाधि? विशल देव नामक इनकी दो ये महत्वपूर्ण उपाधियां हैं। अब अगर अपन बात करें उपाधियों के बाद इनके जो दरबारी विद्वान थे, कौन थे इनके जो दरबारी विद्वान थे, इन दरबारी विद्वानों के अंदर कौन कौन आते हैं? तो थोड़े से जो इम्पोर्टेंट हैं केवल उनको ही लेंगे। हालांकि इनके विद्वान तो खूब थे, दरबारी विद्वान तो इनके खूब थे, लेकिन जो महत्वपूर्ण हैं केवल मात्र दो अपन यहाँ पे लेंगे राजस्थान पुलिस विशेष की दृष्टि से। तो पहला है आपका सोमदेव। कौन है मित्रों? पहला तो है आपका सोमदेव, जिसने मित्रों अपने उनकी एक पुस्तक है, जिनका पुस्तक है इनकी पुस्तक का नाम है ललित विग्रहराज। मित्रों पुस्तक का नाम क्या है? ललित विग्रहराज। इनकी पुस्तक का नाम है, किनकी है? ललित विग्रहराज। तो ललित विग्रहराज पुस्तक है आपके किनकी? सोमदेव की। ठीक है मित्रों। एक और जो है मित्रों इनके दरबारी विद्वान को पढ़ते हैं, जिनका नाम आता है नरपति नालह का। नरपति नालह ने भी जो है मित्रों एक पुस्तक लिखी थी जो बहुत ही चर्चित रही है। तो नरपति नाल की जो पुस्तक है, उस नरपति नाल की पुस्तक को देखें थोड़ा सा, और इनकी पुस्तक का नाम है क्या? वो है आपके विशलदेव रासो। विशलदेव रासो के रचयिता है कौन? नरपति नालह। विशलदेव रासो की रचना की है किन्होंने? नरपति नालह ने की है मित्रों बात करते हैं अपन विग्रहराज चतुर्थ की। तो विग्रहराज चतुर्थ की बात करने से पहले थोड़ा सा देख लें कि विग्रहराज चतुर्थ के समय जो दिल्ली है ना, उस दिल्ली का क्या नाम था? यानी दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था? तो दिल्ली का प्राचीन नाम था दिल्ली का। क्या नाम था मित्रों? दिल्ली का। और जो है दिल्ली के अंतर्गत किन राजाओं के द्वारा राज किया जाता था? तो दिल्ली के अंदर जो है, दिल्लिका के अंदर जो है तोमर राजाओं का राज था। तोमर राजाओं का राज था। और इन तोमर राजाओं को क्या करा इसने? तोमर राजाओं को हराया था इसने। किसने हराया? विग्रहराज चतुर्थ ने। और मित्रों विग्रहराज चतुर्थ ने क्या किया? तोमर राजाओं को हराया और जो है दिल्ली के अंदर ही इसने एक जो है दिल्ली शिवालिक स्तंभ बनवाया। क्या बनवाया? दिल्ली शिवालिक स्तंभ। दिल्ली शिवालिक स्तंभ की क्या करवाई? लगवाया है। दिल्ली शिवालिक स्तंभ लगवाया है। और देखें मित्रों अपन बात करें अगर विग्रहराज चतुर्थ की, तो विग्रहराज चतुर्थ ने और क्या किया है? तो विग्रहराज चतुर्थ ने जो है अजमेर के अंदर, कहाँ पे मित्रों? अजमेर के अंदर एक जो है संस्कृत विद्यालय की स्थापना की है। और उस संस्कृत विद्यालय की बात की जाए तो उसका नाम क्या था? तो संस्कृत विद्यालय का नाम था आपके अजमेर में एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना करवाई या पाठशाला की स्थापना करवाई। विद्यालय या पाठशाला एक ही बात है। जिसका नाम देखें मित्रों, उसका नाम है सरस्वती कंठाभरण विद्यालय, जिसका नाम था क्या? सरस्वती कंठाभरण विद्यापीठ।
सरस्वती कंठाभरण विद्यापीठ, इसका क्या नाम था? संस्कृत विद्यालय का नाम था, जिसका निर्माण किसने करवाया? विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया है। मित्रों बात करें अपन अगर विग्रहराज चतुर्थ के समय की और बात करें तो बात है आपके कब की? विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ, इस विग्रहराज चतुर्थ ने मित्रों एक नाटक लिखा था। विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा रचित जो नाटक था, उस नाटक का क्या नाम था? हरिकेली। क्या नाम था मित्रों? हरिकेली। इस हरिकेली नाटक की जो है रचना की दृष्टि से भी ये विग्रहराज जो है प्रसिद्ध हुए थे। और मित्रों ये जो नाटक है, इस नाटक की कुछ पंक्तियां, इस नाटक की कुछ जो पंक्तियां हैं वह इस विद्यालय में संस्कृत पाठशाला की जो दीवारें थी उन दीवारों पर भी लिखवाया गया था। यानी यहाँ पे लिख दूं मैं आपके, संस्कृत पाठशाला की दीवारों पर लिखवाया था विग्रहराज चतुर्थ ने। ठीक है मित्रों। अब मित्रों ध्यान देना कि जो ये संस्कृत विद्यालय या संस्कृत जो पाठशाला है, इस संस्कृत पाठशाला को तोड़ दिया गया था। किसके द्वारा वो तोड़ा गया था? आपके कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। नाम सुना होगा आपने कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था मित्रों, इसने क्या किया? इस संस्कृत पाठशाला को, संस्कृत पाठशाला को तोड़ दिया और तोड़ करके जो है संस्कृत पाठशाला को तोड़ करके क्या किया? 2.5 दिन का झोंपड़ा, 2.5 दिन का झोंपड़ा, इस झोंपड़े में क्या कर दिया? परिवर्तन कर दिया, झोंपड़े में बदल दिया। अब मित्रों ध्यान देना, ये 2.5 दिन का झोंपड़ा क्या है? तो ये 2.5 दिन का जो झोंपड़ा है वह एक अब मस्जिद है। क्या है? वर्तमान में वह एक मस्जिद है मित्रों। ठीक है मित्रों, ये थे आपके कौन? विग्रहराज चतुर्थ, इनकी मुख्य बातें। अब मित्रों अब इनके बाद जो है विग्रहराज चतुर्थ के बाद वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिस पर संपूर्ण अजमेर का जो है चौहान वंश याद रखना जरूरी है, उन्हीं के ऊपर ज़्यादातर प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो अब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वेरी इम्पोर्टेंट शासक को, जिसका नाम आपकी जुबान पे आ गया होगा, पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय को ही मित्रों क्या कहा जाता है? पृथ्वीराज चौहान भी कहा जाता है। अब अजमेर के शासक को पढ़ेंगे जिनका नाम है क्या? पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय, जिनको जो है पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी अपन जानते हैं। इनका समय देखा जाए मित्रों तो 1177 से लेकर के 1192 ईस्वी तक का इनका क्या रहा है? समय रहा है। मित्रों इनके समय में विदेशी आक्रांताओं ने भी जो है आक्रमण किए थे, वो बाद में पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले इनका अपन थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं, क्योंकि परिचय भी जो है पुलिस की दृष्टि से पूछा जाता है। तो पिता तो है इनके कौन? सोमेश्वर चौहान, है ना? कौन है? सोमेश्वर चौहान इनके पिता का नाम है। सोमेश्वर चौहान। अब अगर इनकी माता देखी जाए मित्रों, माता कौन थी? तो माता थी इनकी कौन? कर्पूरी देवी। मित्रों माता का नाम क्या है? कर्पूरी देवी। मित्रों पृथ्वीराज चौहान जो है मात्र 11 वर्ष की उम्र में, कितने वर्ष की उम्र में? 11 वर्ष की उम्र में ही क्या बन गए हैं? अजमेर के राजा बन गए हैं। उम्र में ही
क्या बन गए? राजा बन गए हैं मित्रों। अब इतने छोटे तो जो है इनको सारी समझ है नहीं, इसीलिए इनकी क्या बनाई? संरक्षिका बनाई। और संरक्षिका किसको बनाई? इनकी माता को बनाया गया। यानी कि नाम चलता था किनका? राजा की दृष्टि से पृथ्वीराज का, लेकिन पृथ्वीराज स्वयं जो है सारे निर्णय नहीं करता था, निर्णय करती थी कौन? कर्पूरी देवी। इसलिए इनकी संरक्षिका बनाई गई। किसको? कर्पूरी देवी को। अब मित्रों ध्यान देना, इनकी भी उपाधियां मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए इनकी उपाधियों को भी क्या करना है? याद करना है। इनकी उपाधियां मुख्य रूप से दो पढ़ेंगे अपन, हालांकि खूब सारी इनकी भी उपाधियां हैं, लेकिन इनकी भी मुख्य जो उपाधियां हैं केवल हम उनको ही पढ़ेंगे। और पहली उपाधि इनकी जो है मित्रों वो है राय पिथोरा। इनको कहा जाता है क्या? राय पिथोरा कहा जाता है। ठीक है मित्रों। और इनकी उपाधि है मित्रों, इनको और जो है किस नाम से जाना जाता है? तो वो है इनकी उपाधि है दल पुंगल। दल पुंगल किन की उपाधि है? वो है आपके पृथ्वीराज तृतीय की या पृथ्वीराज चौहान की। मित्रों इनके समय में जो है विद्रोह हो गए थे, हालांकि इनके चाचाओं को जो है मरवा दिया था इसने राजा बनने के बाद। अपन वो न पढ़ करके अगर बात करें, अपन सबसे पहले एक जनजाति थी बंडानक। कौन सी जाति? बंडानक, जिसने गुरुग्राम व हिसार के क्षेत्रों में, गुरुग्राम व हिसार के क्षेत्रों में क्या किया? विद्रोह कर दिया। और हिसार के अंदर जो है विद्रोह करने वाली जो जनजाति थी वह जनजाति कौन सी थी? बंडानक जनजाति। इस बंडानक जनजाति द्वारा क्या किया? विद्रोह कर दिया। और इस विद्रोह को शांतिपूर्वक दबा दिया। किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। यानी कि सक्षम पहली सक्सेस मानी जाती है इनकी बंडानक जनजाति पर, इनको दबा दिया गया। फिर मित्रों इनके समय में एक युद्ध होता है और उस युद्ध का नाम है तुमुल का युद्ध। संघर्ष पढ़ते हैं अपन इनका पृथ्वीराज तृतीय का, तो उनमें पढ़ते हैं अपन सबसे पहला युद्ध किनका? तुमुल का युद्ध। तुमुल का युद्ध मित्रों जो है वह कब होता है? थोड़ा सा ध्यान देना। तुमुल का युद्ध जो है वो होता है 1182 ईस्वी में होता है। कब होता है मित्रों? 1182 ईस्वी में तुमुल का युद्ध होता है। किन किन के मध्य होता है? तो ये होता है मित्रों पृथ्वीराज तृतीय वर्सेज ये होता है परमर्दी देव चंदेल के मध्य। परमर्दी देव चंदेल के मध्य होता है। मित्रों परमर्दी देव चंदेल जो है वो महोबा के, कहाँ के? महोबा के जो है शासक माने जाते हैं। मित्रों परमर्दी देव चौहान को जो है इस युद्ध में हारना पड़ता है और इनकी जीत होती है किनकी? पृथ्वीराज चौहान की। मित्रों ध्यान देना, यहाँ पे अपन पढ़ेंगे परमर्दी देव चौहान के सेनापति। किनको पढ़ेंगे? परमर्दी देव चौहान के सेनापति, जिनका नाम आपने कई बार पढ़ा है वीरता के लिए, आल्हा, और दूसरा नाम है उदा। आला व उदा नामक दो इनके जो है सेनापति थे। उदा भी कह सकते हैं अपन, उदल भी कह सकते हैं, दोनों ही नाम है इनके, उदा और उदल। तो यहाँ पे आप दोनों में कंफ्यूज नहीं रहे। मित्रों ये दोनों जो सेनापति है वह इस युद्ध के अंदर जो है लड़ते हुए मारे जाते हैं, अपनी लड़ते हुए मारे जाते हैं। मित्रों ध्यान देना, आला व उदल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे किसके सेनापति थे? परमर्दी देव चंदेल के। इन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए जो है अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, लेकिन फिर भी अपनी मातृभूमि को जो है पृथ्वीराज चौहान से बचा नहीं पाते हैं। अब मित्रों बढ़ते हैं और पृथ्वीराज चौहान के इतिहास के बारे में देखते हैं और विस्तृत जानकारी अपन जो है इकट्ठी करते हैं। तो देखें इसमें आगे, और भंडानकों का हो गया, फिर जो है तुमुल युद्ध हो गया,
अब अपन तुमुल युद्ध के बारे में बाद में जो है बात करते हैं। सन 1187 ईस्वी की, कब की बात हो रही है मित्रों? सन 1187 ईस्वी की बात हो रही है। और 1187 ईस्वी में क्या हुआ था? गुजरात के अंतर्गत एक, कहाँ पे? गुजरात में एक वंश था। गुजरात का एक वंश था जिसका नाम क्या था? चालुक्य वंश। गुजरात का जो है चालुक्य वंश था, और इसका जो चालुक्य वंश का जो राजा था, राजा जिसका नाम था भीम द्वितीय। क्या नाम है इसका? भीम द्वितीय। इस भीम द्वितीय पर भी क्या कर दिया? भीम द्वितीय पर भी आक्रमण कर दिया। किसने आक्रमण किया है? आक्रमण किया है आपके पृथ्वीराज चौहान ने। जब आक्रमण कर दिया जाता है ना, तो उसका कोई ना कोई तो रीज़न होगा। बिना रीज़न के कोई जो है आक्रमण राजा करता नहीं था। तो इस आक्रमण का कारण है, आक्रमण का कारण है मित्रों शादी। आक्रमण का कारण क्या है? शादी है। और क्या, किसकी शादी है? तो ध्यान दें मित्रों, जो आबू है उस आबू की एक राजकुमारी थी। आबू क्षेत्र की जो एक राजकुमारी थी, इस राजकुमारी का नाम क्या था मित्रों? इच्छिनी देवी। क्या नाम था मित्रों? राजकुमारी का नाम था इच्छिनी देवी। ये इच्छिनी देवी मित्रों इन दोनों के मध्य क्या करवा देती है? युद्ध करवा देती है। इच्छिनी देवी की शादी हो जाती है किससे? पृथ्वीराज चौहान से। लेकिन इस इच्छिनी देवी से शादी करना चाहता है कौन? भीम द्वितीय। चालुक्य शासक भीम द्वितीय भी क्या करना चाहता है? अपनी पटरानी बनाना चाहता है। लेकिन मित्रों शादी हो जाती है किनकी? पृथ्वीराज चौहान की। इसीलिए जो है इसको भी अब छोड़ना नहीं है। ये भी तो इसका जो है प्रशंसक है, तो इसको भी छोड़ना नहीं, इसलिए इस पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। आक्रमण हो गया मित्रों, लेकिन दोनों के मध्य संधि भी बहुत जल्दी हो जाती है। संधि भी बहुत जल्दी हो जाती है। और संधि करवाने वाला जो शासक है वह शासक है आपका कौन? जगदेव परिहार। संधि करवाने वाला है आपका जगदेव प्रतिहार जो है। इस जगदेव प्रतिहार ने संधि करवाई। तो ये है मित्रों आपके कहाँ का जो है 1187 का आक्रमण, गुजरात आक्रमण, जिसका किसका था? पृथ्वीराज चौहान का, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का। अब मित्रों अपन पढ़ेंगे कि पृथ्वीराज तृतीय जो है उसने कन्नौज पर भी आक्रमण किया था। किस पर आक्रमण किया था? कन्नौज पर भी आक्रमण किया था, यानी कि गहड़वाल वंश पर आक्रमण किया था। तो दोनों के मध्य का संबंध देख लेते हैं अपन, विवाद देख लेते हैं। पृथ्वीराज चौहान वर्सेज जयचंद गहड़वाल विवाद। क्या था ये विवाद मित्रों? विवाद ये था कि जो पृथ्वीराज चौहान है वह भी जो दिल्ली है उस दिल्ली के उत्तराधिकार में हस्तक्षेप करता था। विवाद का जो कारण है मित्रों, कारण देख लेना। पहला कारण है कि दिल्ली का उत्तराधिकार, एक तो कारण हो गया ये। दूसरा कारण बात की जाए तो पर्सनल रीज़न था, निजी कारण था। और निजी कारण क्या था कि जो पृथ्वीराज चौहान है, इस पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद की पुत्री का, किसकी पुत्री का? जयचंद की पुत्री का क्या कर लिया? किडनैप कर लिया, अपहरण कर लिया। जयचंद की पुत्री का मित्रों क्या कर लिया? किडनैप कर लिया, अपहरण कर लिया। और अपहरण करके उसने क्या कर ली? शादी कर ली। अपहरण करके शादी कर ली। किसने? पृथ्वीराज चौहान ने,
है ना, जयचंद की पुत्री से क्या कर ली, शादी कर ली। और जयचंद की पुत्री का नाम पूछा जाए, जयचंद की पुत्री का नाम, तो जयचंद की पुत्री का नाम क्या था, संयोगिता। संयोगिता खुद मित्रों दिल से चाहती थी कि मैं तो किसकी रानी बनूं, पृथ्वीराज चौहान की रानी बनूं। इतना वीर जो है तो वो मेरा पति होना चाहिए और किसी का पति नहीं होना चाहिए इसके बराबर। तो ये सबसे प्रतापी शासक उस समय की दृष्टि से पृथ्वीराज तृतीय था। तो ये दोनों जो है मित्रों कारण था। मित्रों जो है ये शादी हो जाती है और इस शादी की जो है हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, तो मित्रों देखें जानकारी का स्रोत क्या था। जानकारी का स्रोत की बात की जाए तो स्रोत मित्रों हमें पता चलता है, हमारे इतिहासकार हुए हैं एक दशरथ शर्मा। इतिहासकार का नाम क्या है, दशरथ शर्मा। इन दशरथ शर्मा जी के द्वारा अपनी एक पुस्तक लिखी गई। क्या लिखी गई, एक पुस्तक लिखी गई। और इस पुस्तक के अंतर्गत ही इन्होंने जो है चौहान वंश के बारे में बताया है। तो इस पुस्तक के अंदर जो है इसका भी जिक्र किया गया है, इस शादी का भी क्या किया गया है, जिक्र किया गया है। और उस पुस्तक का नाम क्या है, द अर्ली चौहान डायनेस्टीज, द अर्ली चौहान डायनेस्टीज नामक इन्होंने क्या लिखी है, एक पुस्तक की रचना इन्होंने की है, जिसमें संपूर्ण जो है पृथ्वीराज चौहान के इतिहास के बारे में और चौहान वंशज के बारे में जो है लिखा गया है। मित्रों अगला संघर्ष अपन पढ़ें अगर पृथ्वीराज चौहान का, तो वो पढ़ते हैं अपन विदेशी आक्रांताओं के साथ का आक्रमण। और विदेशी आक्रांताओं के साथ जो आक्रमण हुए हैं, जो लड़ाइयाँ हुई है, जो संघर्ष हुआ है, जो युद्ध हुआ है, उसमें अपन पहला पढ़ते हैं किसको, तराइन का युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया, 1191 ईस्वी में लड़ा गया। कब लड़ा गया मित्रों, 1191 ईस्वी में लड़ा गया। किन किन के मध्य लड़ा गया, तो तराइन का युद्ध जो है मित्रों वह लड़ा गया आपके पृथ्वीराज तृतीय वर्सेस मोहम्मद गौरी के मध्य। मित्रों युद्ध इतना घमासान हुआ कि जो विदेशी सैनिक थे वो सैनिक इस पृथ्वीराज की वीरता को देख करके 9-2-11 होना शुरू हो गए थे, यानी कि गौरी की सेना भागने लग गई है। तो मोहम्मद गौरी जो है खुद क्या हो जाता है, इस युद्ध में घायल हो जाता है। और इसी के एक सैनिक ने जो है इसको इसके घोड़े की जो है लगाम पकड़ करके घोड़े पर चढ़ करके इसको जो है युद्ध स्थल से बाहर ले जाया जाता है। यानी कि तराइन का प्रथम युद्ध में जीत किसकी हो जाती है, पृथ्वीराज चौहान की जीत हो जाती है। मित्रों हिंदू परंपरा के अनुसार जो है निहत्थे पर वार नहीं किया जाता है, और निहत्था है अभी कौन, मोहम्मद गौरी। इसलिए मोहम्मद गौरी को जो है पृथ्वीराज चौहान जाने देता है, भागती हुई सेना का पीछा नहीं करता है। अधिकांश इतिहासकार इसी को जो है इनकी बहुत बड़ी गलती मानते हैं। मित्रों ध्यान देना, ये जो युद्ध होता है, कौन सा युद्ध, पृथ्वीराज चौहान का जो युद्ध होता है, तो इसमें जीत हो गई किसकी, पृथ्वीराज चौहान की। अब अगर मित्रों बात करें अपन तराइन के द्वितीय युद्ध की, किसकी, तराइन के द्वितीय युद्ध की बात करें, तराइन के द्वितीय युद्ध की बात करें, तो सबसे पहले समय देख लें अपन कब लड़ा गया, अगले ही वर्ष यानी कि 1192 ईस्वी में क्या हुआ, लड़ाई हुई है। मित्रों तराइन का जो द्वितीय युद्ध है वो भी किन किन के मध्य हुआ था, वो भी हुआ था आपके पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी के मध्य। मित्रों मोहम्मद गौरी भी जो है एक संघर्षशील शासक था।
बहुत जल्दी हार मानने वाला नहीं था। इसको जो है ये अपमान सहन नहीं हो रहा था। प्रथम युद्ध के अंतर्गत जो उसकी पराजय हुई थी वो अपमान उसको सहन नहीं हो रहा था। लगभग 1 साल तक उसने और उनके सैनिकों ने जो है ज़बरदस्त तैयारियां की और तैयारियां करके जो है वापस युद्ध स्थल पर आए। और इस युद्ध स्थल पर जो है मित्रों, युद्ध स्थल पर दोनों के मध्य क्या हुई? लड़ाई हुई, युद्ध हुआ। और इस युद्ध के अंतर्गत जो है पृथ्वीराज की क्या होती है? पराजय हो जाती है, पराजय हो जाती है, हार जाता है पृथ्वीराज चौहान और जीत हो जाती है किसकी मित्रों? मोहम्मद गोरी की। इसीलिए कहा जाता है मित्रों, एक बार पराजय हो जाए तो हार करके बैठना नहीं चाहिए, दुगुनी मेहनत से जो है संघर्ष करना चाहिए और जीतने का प्रयास करना चाहिए, साहस जो है बढ़ाना चाहिए। मित्रों ध्यान देना, ये पृथ्वीराज चौहान जो है, पृथ्वीराज चौहान इनको क्या कर लिया जाता है? मोहम्मद गोरी के सैनिकों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार किस जगह से किया जाता है? तो किया जाता है सिरसा नामक जगह से। सिरसा नामक जगह से इनको क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। अब मित्रों अलग अलग इतिहासकार अलग अलग कहते हैं, तो कौन कौन से इतिहासकार क्या क्या कहते हैं तो थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं हसन निजामी को। किसको देखते हैं मित्रों? हसन निजामी को देखते हैं। हसन निजामी जो है इतिहासकार, वो इस युद्ध के बारे में या इसके परिणाम के बारे में क्या कहते हैं? हसन निजामी, हसन निजामी के अनुसार मित्रों पृथ्वीराज चौहान जो है वह कुछ दिन तक, हसन निजामी कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी की अधीनता में, मोहम्मद गोरी की अधीनता जो है स्वीकार कर लेते हैं, अधीन शासन करते हैं मोहम्मद गोरी के अधीन। कुछ समय तक शासन करते हैं। लेकिन अपने भारत के जो इतिहासकार हैं मित्रों, इनको जो है गलत मानते हैं। और जो है मित्रों हमारे यहाँ के एक इतिहासकार हुए थे चंदबरदाई, चंदबरदाई। इनके अनुसार, चंदबरदाई के अनुसार मित्रों, पहली बात तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, वो लिखी थी पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो नामक इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। और इस पुस्तक के बारे में अपन देखें तो इनके जो है संबंध बहुत अच्छे थे। किनके? पृथ्वीराज चौहान से। ये इनके दरबारी कवि थे मित्रों, चंदबरदाई। मित्रों ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद गोरी जो है पृथ्वीराज चौहान को जब गिरफ्तार कर लेते हैं तो उनको रोज जो है प्रताड़ित किया जाता है। एक बार दरबार में बुलाया जाता है पृथ्वीराज चौहान को, और पृथ्वीराज चौहान जो है मोहम्मद गोरी की तरफ आंख उठा के जब देखता है, उसको आंखें नीचे करने के लिए कहता है, लेकिन आंखें नीचे नहीं करता है। तो उसी वक्त मित्रों पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें फोड़ ली जाती हैं। फुड़वा देता है कौन? मोहम्मद गोरी। पृथ्वीराज चौहान की जो है आंखें फुड़वा दी। इतने में भी मित्रों उसको जो है संतुष्टि नहीं मिली, तो वो फिर भी रोज दरबार में बुलाता और रोज उसकी जो है उसको अपमानित करता। एक बार चंदबरदाई भी जो है मोहम्मद गोरी के दरबार में उपस्थित था। लाया जाता है मोहम्मद गोरी के द्वारा किसको? पृथ्वीराज चौहान को। और उसको जो है अपमानित करने के लिए कहा जाता है कि तू तो बहुत बड़ा धनुर्धारी है, तूने तो बहुत अच्छी जो है धनुर्विद्या सीखी है, तो जो है मैं कहाँ बैठा हूँ वहाँ तो जो है तीर चला करके मेरे को जो है मेरे ऊपर सटीक तीर मारना है। तो उस समय मित्रों चंदबरदाई भी उपस्थित थे, इसलिए उन्होंने कहा 4 बांस 24 अंगुल, 4 बांस 24 अंगुल अंगुल अष्ट प्रमाण, अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। इस प्रकार का जैसे ही उसने एक जो है मुहावरा कहा तो पृथ्वीराज चौहान अपनी
धनुष के अंदर जो है तीर, और जैसे ही उसने पूरा परिणाम तो बता दिया कि कहाँ पे बैठा है, 4 बांस है ना। तो 4 बांस जो है ये हो गया आपके मोहम्मद गोरी, ये हो गए दरबार। इस दरबार के अंतर्गत खड़े हैं कौन, पृथ्वीराज चौहान, क्या लेकर के, धनुष लेकर के। चंदबरदाई ने कहा कि 4 बांस 24 गज, 4 बांस 24 गज, 4 बांस ये हो गए मित्रों, यहां से जो है 24 गज ऊपर कौन बैठा है, अंगुल अष्ट प्रमाण। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण जो है, ता ऊपर सुल्तान है। सुल्तान कौन है, मोहम्मद गोरी। यानी कि आपके जस्ट ऊपर साइड में बैठा है मोहम्मद गोरी, वहां पे आप क्या लगाइए, निशाना लगाइए। उसने निशाना लगाया मोहम्मद गोरी को, और मोहम्मद गोरी को यहीं पे क्या कर दिया, ढेर कर दिया। जैसे ही सुल्तान मारा जाता है तो इसको भी मार दिया जाता है, और चंदबरदाई को भी क्या कर दिया जाता है मित्रों, मार दिया जाता है। तो मित्रों अब अपन देखेंगे कि जो पृथ्वीराज चौहान है, इनके दरबारी विद्वान कौन कौन से थे। विद्वानों के आश्रयदाता रहे मित्रों चौहान शासक शुरू से ही। तो अब अंत में थोड़ा सा अपन यहाँ देख लेते हैं कि दरबारी विद्वान कौन कौन से थे। दरबारी विद्वान कौन कौन है, तो सबसे पहले नाम आता है मित्रों, अभी पढ़ा अपन ने, नाम आता है किसका, चंदबरदाई का। चंदबरदाई का नाम आता है। चंदबरदाई की पुस्तक अभी आपने पढ़ी, जिसका नाम क्या, पृथ्वीराज रासो। चंदबरदाई की पुस्तक का नाम है मित्रों पृथ्वीराज रासो, इनकी पुस्तक का नाम है। ठीक है मित्रों। अगर मित्रों इनके बाद बात की जाए अगले दरबारी विद्वान की, तो अगले दरबारी विद्वान है कौन, जयानक। जयानक ने भी एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय। मित्रों पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज विजय, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान देना। चंदबरदाई के द्वारा तो जो है रासो लिखी गई, और जयानक के द्वारा जय की गई, यानी विजय की गई। पृथ्वीराज विजय नामक पुस्तक लिखी गई। और मित्रों इनके दरबारी कवि के बारे में बात की जाए तो अगले दरबारी जो कवि थे वो है विद्यापति गौड़। कौन है, विद्यापति गौड़ जो है वो इनके दरबारी कवि हैं। ठीक है मित्रों। अगर बात करें और दरबारी विद्वानों की, तो इनके दरबार के अंतर्गत एक वागीश्वर नामक विद्वान भी रहा करते थे। और बात करें मित्रों तो जनार्दन, और अंतिम में अपन बात करते हैं विश्वरूप नामक विद्वान जो है किसके दरबार में रहते थे, पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते थे। तो मित्रों आज के अपन इस वीडियो के अंतर्गत जो अजमेर के जो चौहान थे, जो इम्पोर्टेंट थे, केवल अपन ने उन्हीं को पढ़ा है। क्योंकि पृथ्वीराज तृतीय के बाद इनका पुत्र जो गोविंद है वो कुछ समय के लिए शासन करता है, वो भी किसके अधीन रह करके, मोहम्मद गोरी के अधीन रह करके। उसके बाद जो है भारत के अंतर्गत विदेशी आक्रांता आकर के शासन करना शुरू कर देते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट लाइक शेयर कीजिएगा। इसी के साथ मैं महेंद्र आपसे अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद।